नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको गुजरात से एक चौंकाने वाली खबर दिखाएंगे, जहां दावा है कि हिंदू यात्रियों के साथ बड़ा धोखा हो रहा था। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ऐसे 27 ढाबों का लाइसेंस रद्द किया है, जिनके नाम तो हिंदू देवी देवताओं पर थे, लेकिन मालिक मुसलमान थे। इस पर सियासत की दुकानें भी खुल गई हैं। फिर आपको दिल्ली में नेताजी के बेटे का रौब दिखाएंगे, जिसने पहले कानून तोड़ा, फिर पुलिस को तेवर दिखाए। पापा विधायक हैं हमारे। आप एमएलए अमानतुल्लाह खान के बेटे पर दिल्ली में अब सत्ता का कलेश भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने आप पर गुंडागर्दी वाला कटाक्ष किया है। फिर आपको जेपीसी बैठक में हुए कलेश का नया राउंड दिखाएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर आज बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार बहस हुई और फिर हंगामा करने के आरोप में विपक्ष के 10 सांसदों को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आज आपको सत्ता में सैफ अली खान से भी मिलवाएंगे, जो आज पुलिस को अपने जख्मों का हिसाब देने पहुंचे। आज सैफ ने अपना बयान दर्ज कराया। हमारे पास वो प्रश्न पत्र भी मौजूद है जो पुलिस ने सैफ के सामने रखा। इस बीच कैमरे पर सैफ के घर की पूर्व नर्स ने कई बड़े राज खोले हैं। इसके बाद एक धुआंधार कुंजी अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग की लड़ाई पर खोलेंगे, जिसके दूसरे एपिसोड में भी नई धमकियां और कई राउंड फायरिंग है। हालांकि आज छोटे सरकार यानी अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से भी है, जहां मोहन यादव सरकार ने शराबबंदी पर बड़ा फैसला किया है। एमपी में 17 धार्मिक नगरों में शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन शहरों में उज्जैन, ओमकारेश्वर, चित्रकूट और दतिया जैसे नाम शामिल हैं। और एक बड़ी कुंजी आज उन सभी न्यूज मित्रों के लिए जो ओला और उबर जैसे ऐप में कैब बुक करते हैं। सरकार ने इन दोनों कंपनियों को एक नोटिस भेजा है। दावा यह है कि आईफोन से कैब बुक करने पर ज्यादा किराया आता है, जबकि एंड्रॉयड से कम किराया लिया जाता है। अब इस दावे की जांच शुरू हो गई है सत्ता में। लेकिन आज हम सबसे पहले आपको गुजरात लेकर चलते हैं, जहां दावा है कि हिंदू यात्रियों के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा था। अंग्रेजी के महान लेखक और प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर की कृति रोमियो एंड जूलियट का एक मशहूर कथन है, व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। मतलब नाम में क्या रखा है। एक गुलाब का नाम कुछ और भी रख दिया जाए तो भी उसकी सुगंध उतनी ही मीठी रहेगी। लेकिन शेक्सपियर के कथन से उलट गुजरात में ढाबे और उनके मालिकों के नाम को लेकर बड़ा कलेश हो गया है और अब इसके नाम पर सियासत की दुकानें भी खुल गई हैं। और इसी पर आज हमने एक ऐसी कुंजी तैयार की है जिसमें बड़ी चिंगारियां हैं। दरअसल गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने राज्य के अलग अलग डिवीजन में मौजूद 27 ऐसे ढाबों का लाइसेंस रद्द किया है और उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, जिनके नाम या तो हिंदू देवी देवताओं पर थे या फिर हिंदू पहचान के साथ उसे चलाया जा रहा था। लेकिन इन ढाबों के मालिक मुसलमान थे। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं हिंदू नामों के जरिए यात्रियों को गुमराह करके उनके साथ एक धोखा हो रहा था, जहां यात्री ढाबों का हिंदू नाम समझकर खाना खाते थे। लेकिन अब जांच के बाद ऐसे 27 ढाबों पर कार्रवाई की गई है। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ओर से इन ढाबों के साथ जो अनुबंध किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। आरोप है कि कुछ मुस्लिम मालिकों ने देवी देवताओं के नाम से ढाबे का लाइसेंस लिया था। गुजरात रोडवेज से करार के लिए जो टेंडर निकला उसमें ढाबे के हिंदू नाम के साथ आवेदन किया गया। अलग अलग रूट पर मौजूद ये वो 27 ढाबे थे जहां सरकारी बसें रुकती थी, यात्री जलपान करते थे। लेकिन अब सरकार के एक्शन के बाद इन सभी 27 ढाबों पर गुजरात रोडवेज की बसें नहीं रुकेंगी। सरकार ने 27 ढाबों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर यह आरोप है कि इनके मालिक मुसलमान थे, लेकिन ढाबे का नामकरण हिंदू देवी देवताओं के नाम पर किया गया था। दावा है भुज अहमदाबाद रोड पर मौजूद होटल शिव शक्ति भी इस लिस्ट में शामिल है, जबकि ऐसे ही आरोप सूरत अहमदाबाद रोड पर मौजूद होटल तुलसी पर भी लगे हैं। दावा है कि इनका लाइसेंस भी हिंदू के नाम पर था, लेकिन इसके मालिक और प्रबंधक मुसलमान थे। इसके अलावा भरूच डिवीजन में आने वाले सूरत अहमदाबाद रोड पर स्थित होटल मारुति का परमिट भी रद्द कर दिया गया है। वडोदरा गोधरा मोडासा रोड पर मौजूद होटल वृंदावन का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो गया है। जिन 27 ढाबों के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं उनमें अहमदाबाद झालोद रूट पर स्थित होटल श्रीजी और सूरत अहमदाबाद रोड पर मौजूद होटल सती माता भी शामिल हैं। वैसे तो गुजरात सरकार इसे एक रूटीन प्रक्रिया बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने उस कटाक्ष किया है।
और कहा है कि बीजेपी कपड़ों और नाम से लोगों की पहचान करती है। ये पहली बार किसी होटल्स को कैंसिल किया गया ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं होती है वहाँ पे हम होटल्स कैंसिल करते हैं। जो लोग यात्रियों को सेवा नहीं देंगे उन पे जरूर से एक्शन लिया जाए। हम प्रोफेशनल काम करते हैं और हम प्रोफेशनल तरीके से ये जो पूरे सिस्टम है, और ये सिस्टम में ये साल में ये चौथी बार एक्शंस लिए गए हैं। इस देश को कितना विभाजित करिएगा, आप अपना खून काटिएगा या मेरा काटिएगा तो लाल ही निकलेगी नस से खून। वो ये समझते नहीं है, वो कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, वो लोगों के नाम देखना चाहते हैं। गांधी के गुजरात में इस तरह की चीजें करना, मुझे ऐसा लगता है कहीं पर इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश की मूलभूत आत्मा के खिलाफ, इस देश की तासीर के खिलाफ है। वैसे हम आपको ऐसे कुछ काल्पनिक उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ये फैसला क्यों उसे लेना पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए किसी दुकान का नाम है दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन उसका मालिक है दानिश। दुकान का नाम है कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसके मालिक का नाम है कामरान। किसी होटल का नाम है शंकर भोजनालय, लेकिन उसका मालिक सलीम नाम का कोई शख्स है। इसी तरह जैसे किसी ने हनुमान होटल खोल लिया है, लेकिन मालिक का नाम हिदायत है। या फिर उदाहरण के लिए किसी दुकान का नाम है ब्रह्मा मेडिकल स्टोर, लेकिन उसे कोई बुरहान नाम का शख्स चला रहा है। ऐसे ही आरोप गुजरात में कुछ ढाबों और होटलों पर लगे हैं, जिसके बाद सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। वैसे इस फैसले के पीछे सिर्फ काल्पनिक उदाहरण ही नहीं है, बल्कि कुछ घटनाएं भी हैं जिसमें दुकान के नाम और मालिक को लेकर विवाद हो चुका है। जैसे जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ही एक मुस्लिम शख्स एक हिंदू देवता के नाम पर ढाबा चला रहा था। जब हिंदू पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया और फिर इस मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। इसी तरह अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मुस्लिम युवक श्रीनाथ डोसा के नाम से स्टॉल चला रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और इसके बाद उस शख्स ने अपनी स्टॉल का नाम श्रीनाथ डोसा की जगह अमेरिकन डोसा कॉर्नर कर लिया। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जब बीजेपी के लोगों ने डीएम से इसकी शिकायत की तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान चला रहे हैं और इससे हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। यानी हिंदू देवताओं के नाम पर दुकान और मालिक मुसलमान। इस विषय पर पहले भी कई बार विवाद होता रहा है और अब ऐसा मामला गुजरात से सामने आया है। इस पर साधु संत और मौलाना क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हिंदू खाते थे मुसलमान के हाथ से, लेकिन जब ये प्रकट में आ गया कि भाई ये तो हमारे खाने में पेशाब करते हैं, हमारे खाने में थूकते हैं, अब बताइए क्या किया जाए। इसीलिए ये उस समय आदेश हुआ था कि हर होटल पर नेम प्लेट होनी चाहिए। ये अच्छा कानून है और मैं समझता हूँ कि हर होटल के बाहर नेम प्लेट होना अति आवश्यक है। किसी एतबार से, किसी भी हैसियत से, किसी भी कारोबार में अपनी पहचान को न छुपाएं। इस्लाम में कोई शख्स मुसलमान होकर धोखा दे रहा है, अपना नाम मुसलमान होते हुए गैर मुस्लिम नाम रख रहा है, तो ये उसका गुनाह है। कारोबार को सच के तौर पर करें। इस्लाम सच्चे का साथी है, इस्लाम झूठे का साथी नहीं है। सरकार ने कोई कदम गलत नहीं उठाया है, सही उठाया है। की वजह यह है कि आप गैर कानूनी काम कर क्यों रहे हैं। इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मसला ही नहीं है। आपके नाम से लाइसेंस है और मैं होटल चला रहा हूँ, तो कानूनी जुर्म है। और अब इस खबर का नजरिया 9 भी आपको बताते हैं। गुजरात में ढाबों और होटलों पर एक्शन अपने पीछे कुछ सवाल भी छोड़कर गया है। जैसे राज्य में क्या ऐसा कोई नियम है जिसमें ये लिखा है कि किसी शख्स को अपनी दुकान का नाम अपने धर्म के आधार पर ही रखना है। एक और जरूरी बात, क्या इसका ध्यान तब नहीं रखा गया जब इन ढाबों और होटलों को लाइसेंस दिए गए या फिर किसी खास व्यवस्था के तहत आवंटन की रेवड़ियां बांट दी गई। नजरिया 9 यही है कि प्रशासन को ऐसे आदेशों से पहले इसके सामाजिक असर का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में विवाद की आशंका ज्यादा होती है। चाचा विधायक हैं हमारे, ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा। मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान की एक कॉमेडी सीरीज भी इसी डायलॉग पर है। इस पर मीम भी खूब बनते हैं। सोशल मीडिया पर ये लाइन अक्सर चर्चा में रहती है। लेकिन कल दिल्ली में एक नया डायलॉग सामने आया, पापा विधायक हैं हमारे, ऐसे कैसे चालान काट दोगे हमारा।
दावा है कि ये नया डायलॉग ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे मोहम्मद अनस ने पुलिस को डराने के लिए दिया था। लेकिन इस डायलॉग का पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ और विधायक जी के बेटे का चालान भी कटा और बाइक भी सीज हो गई। दरअसल कल दिल्ली के ओखला इलाके में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। आरोप है कि तभी विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे मोहम्मद अनस अपने एक मित्र के साथ मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक लेकर निकले। वो दोनों गलत साइड से तेज आवाज कर रहे थे मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ और जिग-जैग ड्राइविंग करते हुए आ रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। साइलेंसर को मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए गैर कानूनी बताया गया। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दिखाने को कहा गया तो वो कहने लगे उसे लाइसेंस और आरसी की जरूरत नहीं है, वो एमएलए का बेटा है, पापा विधायक हैं हमारे, पुलिस उसका चालान नहीं कर सकती। इस पर पुलिस और मोहम्मद अनस के बीच बहस हुई। मोहम्मद अनस ने पुलिस पर यह आरोप लगाया कि उसकी बाइक पर आम आदमी पार्टी का झंडा लगा था, इसीलिए उसे रोका गया और बाइक को इसीलिए पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने मोहम्मद अनस के पिता से मोबाइल पर बात की और ये कहा कि वो बाइक का चालान कर रहे हैं। पुलिस ने चालान के लिए मोहम्मद अनस से पहचान पत्र मांगा। जब उसने पहचान पत्र देने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने न सिर्फ चालान किया बल्कि बाइक भी सीज कर ली। इसके बाद से मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक जामिया नगर थाने में आराम कर रही है। एक बार सुनिए पापा विधायक हैं हमारे वाले संवाद की शुरुआत कहां से हुई। उसे स्टार्ट करो एक बार। क्यों, क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर है तो क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर। हाँ चलान है और क्या? चलान करूंगा ना थाने में। चल यहाँ थोड़ी होता है। हो गया चला। धमकी मत दो, धमकी नहीं देना, धमकी नहीं देना, बता दिया है। रिकॉर्डिंग कर सारी। अब्बू जी ये सच्चो सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ? मैं बदमाशी कर रहा हूँ? सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बदमाशी कर रहा हूँ? तानाशाही कर रही है यहाँ पे। हाँ पहले स्टार्ट कर। आम आदमी पार्टी का झंडा लगा हुआ है ना, इस वजह से। अच्छा आम आदमी पार्टी झंडा कहाँ लगा है? सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। वो है सच्चो साहब अपनी तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे। नफीस रोड पे मेरे को रोक रखा है इन्होंने। पहले ये कह रहे हैं मॉडिफाइड साइलेंसर है, तेरी बाइक बंद करूंगा और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग होगी ना, चालान होगा और क्या। आपने आम आदमी पार्टी का झंडा देखते आम आदमी पार्टी का नहीं, मैं जानता भी नहीं तुम्हें, मैं जानता भी नहीं तुम्हें। नहीं आपने मेरे नाम लेकर कहा है, रुक जाओ, कैसी बातें कर रहे हो? तुमने कहा सीधा मैं विधायक का बेटा हूँ। सर ये जो है ना मॉडिफाइड साइलेंसर है, मैंने गाड़ी मोटर जुड़वाई है, सीधा उन्होंने क्या हो गया विधायक जी का बेटा हूँ। बाद में इसे नाम बताया, मैं तो पहचान भी नहीं रहा था इसको। नहीं मैं जानता हूँ ना, इतने जब पब्लिक के भीड़ 50 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं तो सीधा कह रहा है मैं विधायक का बेटा हूँ। मैं तो चालान करूँगा मॉडिफाइड साइलेंसर का। आपका क्या करना है? आपको थोड़ी ना कुछ चला तो ये रहा है ना। नंबर लेके आप मेरा बनोगा ऑनलाइन। अरे चलान का ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑनलाइन कैसे नहीं होता? भरना होता है, फार्म भरना होता है। हम मैं लॉ कर रहा हूँ, मैं रुक जाऊँ। हाँ फार्म भरना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, ये बता। चालान करूंगा मोटर व्हीकल चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा। मत जाओ, नहीं जा रहे ना? हाँ, नहीं जा रहे ना, ठीक है बाइक ले जा रहा हूँ। बाइक वो ऐसे ही बस पटाखे वाली बाइक चला रहे थे, उनको हमने रोका था, रोक के थोड़ा मिसबिहेव करने लगे, उसको हमने फिर चालान कर दिया। अब ये कहने का जो उनका जो बिहेवियर था वो नॉट अप टू डेट। जिस तरीके एक एमएलए को जो जिस तरह का बिहेव करना चाहिए उनको अपने बेटे को बल्कि डांटना चाहिए, और उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे। दिल्ली में 10 दिन के बाद मतदान है और चुनावी सीजन में अगर किसी विधायक का बेटा कानून तोड़े तो इस पर राजनीति के छींटे पड़ना बहुत स्वाभाविक है। बीजेपी पूरी शिद्दत से अमानतुल्लाह को घेरने में लगी है तो अमानतुल्लाह सफाई दे रहे हैं कि छोटा सा मामला था, एसएचओ ने बदसलूकी की और 22,000 का चालान काट दिया। उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस से भी है। उसे स्टार्ट करो एक बार। मॉडिफाइड साइलेंसर है, मॉडिफाइड साइलेंसर। हाँ चलान है और क्या। चलान करूंगा थाने में। क्या थोड़ी होता है। इस वक्त लड़ाई हमारी खाली बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के साथ साथ पुलिस से भी लड़ाई है। कल एक छोटा सा मसला था मेरे बेटे का, किस तरह से उन्होंने आकर के एसएचओ ने खुद ब खुद बदतमीजी की और मोटरसाइकिल बंद की। वो उसकी अपनी मोटरसाइकिल नहीं थी, जैसे उस पर पार्टी का झंडा लगा था, इसलिए उस मोटरसाइकिल को बंद किया और उसका 22,000 रुपये का चालान उन्होंने किया। तो मैंने अभी डीसीपी विजय बिहार से बात की है, तो मैंने कहा कि ये एसएचओ जिस तरह से काम कर रहा है, ये पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, ये ठीक नहीं है और कतई तौर पे हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इनसे दबने वाले भी नहीं हैं, ना डरने वाले। जैसा बाप करता है बेटा वैसा ही करता है। आज जब
पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, कानून तोड़ने पर बात करती है तो अपने बाप के रसूख की धमकी देता है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे आपराधिक नगीने पाले हुए हैं जिनका काम ही समाज में दहशतगर्दी फैलाना है। हैरान करने वाली बात है कि देश की राजधानी में सिर्फ रसूखदार के आप पुत्र हैं इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने पास बंदूक गोली रख सकते हैं, बुलेट रख सकते हैं। ये दिल्ली की परंपरा नहीं है। दिल्ली में ये वक्त बहुत पहले, बहुत दशकों पहले ख़त्म हो चुका था। ये फिर से इस तरह का वक्त हैरान करने में। उनके कारनामे तो सबके सामने है ही, उनके बच्चों के कारनामे भी सामने आ रहे हैं। जो पुलिस को धमकाते हैं तो सोचिए आम जनता की क्या हालत होती होगी। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, चाचा विधायक हैं हमारे, पापा विधायक हैं हमारे। इस तरह की भाषा अपने आप में एक एंटी लॉ सिंड्रोम है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो सबसे ऊपर है, फिर कानून है और अंत में जनता है। ऐसे लोगों को ये लगता है कि कानून का पालन करना सिर्फ आम लोगों की मजबूरी होती है, रसूखदार के लिए कानून का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि भारत के संविधान के मुताबिक कानून सबके लिए बराबर है, चाहे पापा विधायक हो या चाचा विधायक हो। अगली खबर बिहार की है, जहां गैंग वॉर वाला माहौल बन गया है। इसे ओटीटी की भाषा में कहें तो गैंग्स ऑफ मोकामा की वेब सीरीज का सीजन 2 आ गया है, जहां एक तरफ पूर्व विधायक हैं जो छोटे सरकार के नाम से कुख्यात रहे हैं, दूसरी तरफ अपने गैंग को सक्रिय करने में जुटे सोनू और मोनू नाम के 2 भाई हैं। इन दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि आज बिहार में ही नहीं पूरे देश में ये गैंग वॉर ट्रेंड कर रहा है। बिहार के मोकामा में 2 दिन पहले शुरू हुए गैंग वॉर का आज राउंड 2 था। मोकामा में 2 दिन पहले पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच करीब 70 राउंड फायरिंग हुई थी। इतनी गोलियां चली थी कि पूरा गांव धुआं-धुआं हो गया था। आज फिर से मोकामा के उसी नौरंग जलालपुर गांव में सुबह सुबह गोलीबारी हुई, खूब गोलियां चली। दावा है कि बुधवार को जिस मुकेश सिंह के घर में ताला लगाने और खुलवाने के मुद्दे पर फायरिंग हुई थी, उसी मुकेश सिंह के घर के बाहर आज कई राउंड गोलियां चली और इतनी गोलियां चली कि घर के आसपास गोलियों के खोखे बिखरे मिले। चश्मदीदों ने दावा किया कि ये फायरिंग सोनू मोनू गैंग की तरफ से की गई थी। हालांकि ये हवाई फायरिंग थी, इसमें किसी की जान नहीं गई, किसी को गोली लगने की खबर नहीं है। यानी इस फायरिंग का मकसद डराना और अपना वर्चस्व दिखाना रहा होगा। इस सब के बीच सोनू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कुछ लोगों का दावा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने खुद ही सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। सरेंडर के बाद अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अनंत ने सरेंडर करने के बाद ये दावा किया कि वो कानून का पालन कर रहे हैं। यानी कल तक गोली का जवाब गोली से देने वाले अनंत सिंह आज कानून के प्रति भरपूर सम्मान और श्रद्धा दिखा रहे थे। बाढ़ कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह को बेउर जेल लाया गया है। सोनू सिंह ने पहले सरेंडर किया और उसके बाद से सरेंडर किया अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया और उसके बाद से उन्हें बेउर जेल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पाँच बजे सुबह हुआ अले हैं, और बाद गोली चलेलके 10-15 गो, और बाद गाड़ी खूब हद भर दिलके कि केस फौजदारी काहे कर रही है, मार देवो कुल के आके से घर निकल। जब 5-7 मिनट यहाँ रुक के गोली चल ओकर खोखा सब चुनल के जे नहीं मिलले तो के सोनूदा नहीं मिल रहा खोखबा। ओकर बाद गाड़ी ने 2-4 गो के कबाड़ी बजेले चल गए। बहुत ज़्यादा खौफ है, आम जनता में बहुत ज़्यादा खौफ है। प्रतिनिधि लोग भी सहमे हुए हैं, स्थिति अब काबू से बाहर होने जा रही है। और यहाँ रहेगा, एकदम कंटिन्यूअस रहेगा, फुल चिंता मत करिए आप। जब कहीं गैंग वॉर होता है तो उसका एक्सटेंशन राजनीति होती है। भारत में नेता अपनी सुविधा से गैंग्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। खासियत यह है कि विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानता है और सरकार कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस पूरे मामले में भी ऐसा ही दिख रहा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध एक तरह का शिष्टाचार बन गया है, जबकि जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह कह रहे हैं
आरजेडी ने ही अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दिया था। इस पर बिहार सरकार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि कानून मजबूती से अपना काम कर रहा है। सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रहा है और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। गलत करने वाले बचेंगे नहीं। ईमानदारी के साथ प्रशासन भी लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं। अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कपकाने वाले भी चीजें जो हैं अब जो है मामूली चीज हो चुकी है। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है तो कौन किसके साथ मेरे साथ है। अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। सरकार नाम की चीज है ही नहीं। सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है और इतनी आजादी के साथ कैसे एक दूसरे को मार रही है। पहले यही गोली चलाने वाले विपक्ष के साथ थे, अब इधर आ गए। चित भी मेरी पट भी तेरी। ये काम प्रशासन का है, तो प्रशासन करना चाहिए। कोई माननीय विधायक हो, इस चीज़ का शोभा नहीं देता है कहीं जाके ऐसी घटना हो। हम ये काम करें। सत्ता में अब हम आपको बॉलीवुड की शख्सियत से एक मिलवाते हैं जिनके साथ हुई घटना पर अगर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाई जाए तो उसमें सस्पेंस और थ्रिलर की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की, जो अस्पताल से घर पहुंच चुके हैं। लेकिन उनकी मिस्ट्री में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस से लेकर उनके फैंस अब तक बड़ी शिद्दत से तलाश रहे हैं। आज हमने इस खबर पर सत्ता की जो कुंजी तैयार की है वो 3 चेहरों पर केंद्रित है। इसमें पहला चेहरा खुद सैफ अली खान का है, जिन्होंने पुलिस को अपने जख्मों का हिसाब दिया, मतलब पहली बार पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया। दूसरा चेहरा सैफ के घर की एक पूर्व नर्स का है, जिनका नाम है ललिता। उन्होंने आज TV9 के कैमरे पर कुछ बड़े राज खोले हैं। और इसके बाद तीसरा चेहरा शरीफुल इस्लाम का है, जिस पर आज कोर्ट के अंदर भी बड़ा कलेश हो गया। सबसे पहले बात करते हैं सैफ अली खान की, जिन्होंने बांद्रा पुलिस की टीम के सामने बताया कि 15 और 16 जनवरी की रात को उनके फ्लैट में हुआ क्या था, वो कैसे घायल हुए और क्या शरीफुल इस्लाम ने ही उन पर हमला किया। लेकिन पहले वो प्रश्न पत्र देखिए जो सैफ अली खान के सामने पुलिस ने रखा। वैसे तो पुलिस ने सैफ अली खान से 25 से ज्यादा सवाल किए हैं, लेकिन वो 10 सवाल देखिए जो दिलचस्प हैं। जैसे पुलिस ने सैफ से पूछा, घटना के समय घर में कितने लोग थे और कौन कौन मौजूद था? क्या सैफ अली खान को हमलावर की शक्ल याद है और क्या उसे वो पहचान सकते हैं? तीसरा सवाल ये कि हमले के बाद आपने किस किस को फोन कर ये जानकारी दी और क्या जानकारी दी? क्या आप अस्पताल कैसे पहुंचे और अस्पताल जाते समय आपके साथ कौन कौन मौजूद था? पुलिस ने सैफ से ये भी पूछा कि आपके घर के मेन डोर की चाबी किस किस के पास रहती है? क्या किसी स्टाफ पर कोई शक या किसी बाहरी पर किसी तरह का संदेह है? पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि क्या सैफ की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी है या हाल फिलहाल में कोई बहस हुई हो। पिछले कुछ महीनों में घर के अंदर कौन कौन आया और क्या सैफ अली खान सभी से परिचित थे। पुलिस ने यह भी पूछा कि सैफ ने अपने घर में या दरवाजे पर CCTV क्यों नहीं लगवाया है। और 10वां सवाल यह था कि क्या जो आरोपी उनके अपार्टमेंट के CCTV में दिखाई दे रहा है, क्या वही हमलावर है? इन सवालों के बदले में सैफ अली खान ने पुलिस को क्या क्या बताया, आइए वो भी देख लेते हैं। सैफ अली खान ने अपने बयान में कहा कि 16 जनवरी की रात वो पत्नी करीना कपूर खान के साथ 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। तभी अचानक उन्होंने अपनी नर्स इलियामा फिलिप की चीखें सुनी। नर्स इलियामा फिलिप उनके बेटे जहांगीर के कमरे में ही सोती हैं। तब उन्होंने इलियामा के कमरे के पास एक अजनबी को देखा, जिसे देखकर जहांगीर भी रो रहा था। और तभी सैफ ने हमलावर को दबोच कर पकड़ लिया। हालांकि इसी दौरान हमलावर ने उनकी पीठ, गर्दन और अन्य जगहों पर चाकू से कई वार किए।
घायल होने के बाद किसी तरह उन्होंने खुद को छुड़ाया और फिर हमलावर को पीछे धक्का दिया। यानी ये बिल्कुल वैसी ही थ्योरी है जो अब तक परिवार और सैफ की टीम के द्वारा बताई या सुनाई गई है। वैसे आज सैफ अली खान के घर की पूर्व नर्स ललिता भी TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर आई और उन्होंने सैफ की इस स्टोरी से जुड़े कुछ ऐसे जवाब दिए जिससे जुड़े सवाल लोगों के मन में अब ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे लोगों के मन में प्रश्न है कि आखिर सैफ अली खान घायल होने के बाद ऑटो से अस्पताल क्यों गए। पूर्व नर्स ने बताया क्योंकि सैफ के घर में ड्राइवर्स को रात में भेज दिया जाता है और घर के पास में ही उनके रहने की व्यवस्था की गई है। लोगों का सवाल ये भी है कि क्या हमले के वक्त सैफ के घर पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पूर्व नर्स के अनुसार सैफ के फ्लोर पर कोई गार्ड नहीं रहता है। एक सवाल ये भी था कि क्या सैफ के साथ हुई साजिश में घर का कोई स्टाफ भी शामिल था। इस पर पूर्व नर्स का कहना है कि स्टाफ परिवार के प्रति बहुत वफादार है और इसकी आशंका कम है। एक सवाल ये भी कि सैफ के इतने आलीशान घर में कोई कैमरा नहीं था क्या। इस पर पूर्व नर्स ने कहा कि सैफ के घर के मेन एंट्रेंस पर कोई CCTV नहीं लगाया गया है। हम आपको पूर्व नर्स की इस गवाही पर एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल बिल्डिंग है, कोई एकदम ऐसे हाईटेक नहीं है जहाँ पे रिसेप्शन है या ये है, बट यहाँ पे वॉचमैन रहता है जो कि डे टाइम में रहता है और नाइट में रहते हैं। और दूसरा गेट है जहाँ से कार की एंट्री होती है, वह एग्जिट होती है। 2 ऐसे है गेट। एंट्री और एग्जिट को चेक करने के लिए वो एक ही वॉचमैन रहता है। सो सपोज़ वो रिलीवर में चले जाता है तो दूसरे गेट का वॉचमैन आ जाता है। बस वही एक ही है, ऐसे कोई ज़्यादा है नहीं सिक्योरिटी गार्ड। 11वें और 12वें फ्लोर पे यानी कि जहाँ पर सैफ का अपार्टमेंट है, वहाँ पर एंट्री के लिए क्या सिस्टम है? क्या वहाँ पर भी कोई गार्ड या सिक्योरिटी का? डोर के पास ऐसे कोई गार्ड नहीं है, ना ही कोई ऐसे सिक्योरिटी कैमरा प्लेस की हुई है। बस वहाँ पे सीधा वो हाउस स्टाफ रहते हैं, वो लोग डोर ओपन करते हैं, पूछते हैं, फिर ऐसे लगा पहले से उनको ऐसे मतलब बताया जाता कि कोई उनको मिलने वाला है, आने वाले हैं उनको मिलने के लिए, तभी उनके लिए अंदर एंट्री होती है। नहीं तो कोई बाहर का होता है जिनको कुछ सामान देना होता है या जिनको कुछ कुछ बुके वगैरह कुछ ऐसे हो जाता है देने के लिए, तो वो हाउस स्टाफ ले लेते हैं। जब मॉर्निंग में मैंने भी न्यूज़ पर देखी तो मुझे भी शॉक लगा था, बट एंट्री होने का कारण मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कैसे हुई है। आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनसाइडर उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा हो मे बी, क्योंकि इतना बिल्डिंग का प्लान उसको पूरा पता था कि किस तरफ से डक्ट होगा, कहाँ से फायर एग्जिट और एंट्री होगा। ये डाउट लगता है? ये पूरा डाउट है, मुझे भी डाउट है, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि कोई इनसाइडर हो सकता है इस बारे में, क्योंकि सारे के सारे लॉयल्स है। अध्यात्म की गंगा का कद इतना ऊंचा और इतना विशाल है कि हर कोई उसमें डुबकी लगा लेना चाहता है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन महाकुंभ के आध्यात्मिक चुंबक से खींचे चले आए और उनकी दुनिया बदल गई। कुछ ऐसा ही करिश्मा ममता कुलकर्णी के साथ भी हो गया है। जो कोई भी उन्हें देख रहा है उनके मुंह से यही निकल रहा है कि फिल्मी दुनिया की चमक दमक का जो अंधेरा है और उसमें जो सांसारिक जहर है, क्या अध्यात्म की मदद से उसे हराया जा सकता है। ममता कुलकर्णी की इन तस्वीरों में अध्यात्म का विस्तार दिखाई दे रहा है। उन पर अखाड़ों की परंपराओं का गहरा असर हुआ है, ये साफ पता चल रहा है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि ममता कुलकर्णी स्टारडस्ट के कवर से महामंडलेश्वर के पद तक कैसे पहुंच गई। आने वाले दिनों में उनका नाम ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि यामाई ममता नंदगिरी होगा। ठीक सुना आपने, यामाई ममता नंदगिरी, क्योंकि अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन रही हैं। इसके लिए उन्होंने प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। जब ममता किन्नर अखाड़े पहुंची तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। उनके साथ सेल्फी और फोटो लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई। वैसे स्टारडम का ये दौर एक बॉलीवुड स्टार के तौर पर ममता कुलकर्णी ने खूब जिया है। बॉलीवुड स्टार से साध्वी तक के उनके इस सफर में कई उतार चढ़ाव हैं। विवादों से उनका नाता नया नहीं है। साल 1993 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए एक ऐसा फोटोशूट कराया जिसके बाद उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। इस मामले में ममता कुलकर्णी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। ममता कुलकर्णी 90 के दशक में युवाओं के दिलों और दिमाग में ट्रेंड करती थी। कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन उनका फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। बॉलीवुड की चमक धमक से गुमनामी की गलियों में वो खो गईं और 2015 में अचानक उन पर ड्रग तस्करी के आरोप लगे। केन्या में इसी वर्ष ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी के साथ उन्हें हिरासत में लिया गया।
ये भी कहा गया कि ममता ने विकी से शादी कर ली थी, लेकिन ममता ने इस बात की कभी पुष्टि नहीं की। अपराध की दुनिया के बाद अब ममता अध्यात्म की ओर मुड़ चुकी हैं। अब ममता महामंडलेश्वर हो चुकी हैं। ममता के इस अवतार से हैरान तो कई लोग हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि ये तो उनका सौभाग्य है कि सनातन ने उनको चुना है। हालांकि ममता कुलकर्णी अच्छे से समझ चुकी हैं कि अब उन्हें अपने निर्जीव करियर को एक आध्यात्मिक मोड़ दे देना चाहिए। मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफ़ी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। जो बच्चा हमारा सनातनी है, वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। अगर कोई संन्यास में संन्यास के मूल्यों के साथ, वैराग्य के साथ जीवन जीना चाहता है तो उनका हम स्वागत करेंगे। और सत्ता में अब वक्फ संशोधन विधेयक पर विमर्श के लिए बनी जेपीसी की बात। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठकों में जितना विमर्श हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा विवाद हो रहा है। जितनी चर्चा हो रही है, उससे ज्यादा विवाद, बहस और टकराव हो रहा है। आज भी जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ, नारेबाजी, एक्शन और रिएक्शन सब कुछ दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आज एक बार फिर आपस में उलझ गए। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर मनमानी करने का आरोप लगाया, तो जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने बैठक के दौरान बदतमीजी की और अपशब्द भी कहे। आज जैसे ही बैठक शुरू हुई, सांसदों में बहस होने लगी और फिर हंगामा बढ़ता ही चला गया। हंगामा इतना बढ़ा कि बैठक में मार्शल तक बुलाने पड़े। 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए जेपीसी से निलंबित कर दिया गया, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, कल्याण बैनर्जी और ए राजा शामिल हैं। जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने में पहले खंड दर खंड संशोधन पर चर्चा के लिए 24 और 25 जनवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन गुरुवार देर रात तारीख बदल दी गई और इसे 27 जनवरी कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने दलील दी कि बैठक की तारीख 27 जनवरी की जगह 31 जनवरी कर दी जाए। उस दिन से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में वो दिल्ली में ही रहेंगे और बीच में उन्हें अपना क्षेत्र छोड़कर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जेपीसी अध्यक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सौंपनी है, इसलिए तारीख नहीं बढ़ा सकते। इसी पर उनकी बहस शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि मीरवाइज और हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन हमारी आपसे कल शाम 7 बजे एक बार फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले गुजारिश एक बार फिर न्यूज़ मित्रों से ये कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।